अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज सर अरसलान, योर फिज़िक्स टीचर। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें भले फ़िज़िक्स का, प्री इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट हो, मेडिकल का स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, लेकिन उसको ये तमाम इन्फॉर्मेशन हो पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले साइंस से ही स्टार्ट करेंगे कि साइंस किसे कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आपको मिलेंगे एमडी कैट का टेस्ट देते हुए, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं, बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन वो भी स्टूडेंट उसमें उसके सही आंसर नहीं दे पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्टूडेंट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं किसी तरीके से उनको क्लियर कर दिया जाए। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साइंस। साइंस किसे कहा जाता है? साइंस इंफॉर्मेशन का नाम है। इंफॉर्मेशन, मालूमात, किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम स्टडी करते हैं साइंस में। तो लिख देते हैं साइंस क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स। क्या मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स या नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स? साइंस जो है इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। पूरी कायनात, पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में जानना, इल्म, वो हमारे पास कहलाता है साइंस। इस साइंस को आगे दो टाइप्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहली जो है हमारे पास फिज़िकल साइंस और दूसरी हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल साइंस। अब फिज़िकल साइंस क्या होती है, बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है? फिज़िकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, गैर जानदार चीज़ों को। जितनी भी इंफॉर्मेशन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में होगी उनको हम स्टडी करेंगे फिज़िकल साइंस में। इसके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें बताया, इंफॉर्मेट करें लिविंग थिंग्स के बारे में, जानदार चीज़ों के बारे में, उसको हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल साइंस में। तो शॉर्टली लिखेंगे कि फिज़िकल साइंस के अंदर हम स्टडी करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स मैंने शॉर्ट में लिखे है, सिर्फ आप सुने और याद हो जाए आपको कि क्या करते हैं फिज़िकल साइंस के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। अभी बताया कि बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को। लिविंग थिंग्स का मतलब जानदार चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो अपनी पोजीशन को खुद से चेंज कर रही हों, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स, मतलब जानदार चीज़ें। अब इस फिज़िकल साइंस के अंदर हम कौन से सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है? ये भी हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिर मैथ, इसी तरीके से वो सारे सब्जेक्ट जो हमें इंफॉर्मेशन दें अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी जो आपके पास होगी, उन तमाम को इन सब्जेक्ट में स्टडी किया जाएगा, जो असल में बेस करती है किससे? फिज़िकल साइंस से। इसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंस के अंदर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिनमें हम बायोलॉजिकल साइंस मतलब जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करें। तो इसमें जो हमारे पास मेडिकल के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। हमारे पास है कि जूलॉजी और दूसरी हमारे पास बॉटनी। अब ये जूलॉजी और बॉटनी, बायोलॉजी के ऐसे सब्जेक्ट जो जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारे पास एक कहलाता है जूलॉजी और दूसरा हमारे पास कहलाता है बॉटनी। अब असल में जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्लियर करने थे कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आती है फ़िज़िक्स। अब फिज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स की 9th क्लास में आप देखेंगे डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी, फर्स्ट ईयर में देखेंगे डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी। अब बहुत सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, लेकिन आपको ऐसी याद होनी चाहिए कि जब भी कोई भी किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हो, एमडी कैट के टेस्ट में यकीनन किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को वो क्लियर होनी चाहिए। तो फिज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर मतलब मादा या एनर्जी, तवानाई के बारे में स्टडी करें, उसे कहा जाता है फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मैटर एंड एनर्जी, मतलब कि ऐसी ब्रांच जो हमें मादे और तवानाई के बारे में और इनका आपस में इंटरेक्शन है। आपस में क्या इंटरेक्शन है? तो आपके पास मोशन के कॉन्सेप्ट जितने हैं या रेस्ट के बारे में जितने कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे हम किस में स्टडी करते हैं? फिज़िक्स में। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन यकीनन आप लोग ने पढ़ रखी होगी कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर। फिज़िक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो नेचर को ऑब्जर्व करती है
और फिर उसको बताती है किस चीज़ के बारे में, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, उसको फॉर्मूलाज के ज़रिए रिप्रेजेंट करके देती है एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट, और तजुर्बात के ज़रिए अपनी बात को साबित करती है। तो इसको कहा जाता है फिज़िक्स। लेकिन शॉर्ट में एक ऐसी डेफिनेशन में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों को वो याद रही तो जब भी कहीं पे भी फिज़िक्स का नाम आए आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स का मतलब ये होता है। तो याद रखें, आपने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ये याद रखनी है कि फ़िज़िक्स डील करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में। जब भी कहीं पर भी किसी भी किस्म की मोशन होगी, हरकत होगी, उसको हम स्टडी करेंगे फ़िज़िक्स में। तो यहाँ लिख देते हैं डेफिनेशन, फिज़िक्स डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब कि फिज़िक्स के अंदर हम डील करते हैं किस चीज़ के बारे में, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। जब भी किसी भी किस्म की मूवमेंट होगी, हरकत होगी, उसको हम स्टडी करेंगे फिज़िक्स में। अब बारी आती है मैटर की एंड एनर्जी। इसको भी अक्सर स्टूडेंट जानते हैं कि मैटर किसे कहा जाता है, एनर्जी किसे कहा जाती है। याद रखें कि मैटर को उर्दू में कहा जाता है मादा। एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। ये आपने यकीनन याद कर रखी होगी कि मैटर मतलब मादा, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरे या वजन रखे मैटर या मादा कहलाता है। इसके साथ आपने एक डेफिनेशन और याद रखनी है, द थिंग विच वी कैन फील विद आवर 5 सेंसेस। ऐसी चीज़ जिसको हम अपने 5 सेंसेस की मदद से फील कर लें तो वो आपके पास कहलाती है मैटर। लाजमी नहीं है कि जगह घेरे या वजन रखे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जैसे साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है, फिर ये आपके पास चेंज होकर मैटर में मिलती है। तो याद रखें कि मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग विच वी कैन फील विद आवर 5 सेंसेस इज नॉन एज मैटर, उसे कहा जाता है मैटर। और उसके बाद याद रखें कि इस मैटर की स्टेट्स होती हैं, यकीनन याद होगी आपके पास 3 स्टेट्स में नॉन मैट्रिक तक पढ़ाई जाती है, फिर आगे 4th स्टेट होती है आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये सारी स्टेट्स ऑफ मैटर है। लिख देता हूँ मैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसमें हम मादे की हालतों के बारे में स्टडी करते हैं। वो आपके पास कहलाती है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टडी करेंगे एनर्जी। याद होगी कि एनर्जी को तवानाई कहा जाता है। एनीथिंग बाय विच वी कैन वर्क, द एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। कोई भी काम करने की सलाहियत तवानाई कहलाती है। अब इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं आपके पास। एक आती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी आती है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी एक वर्ड से हम याद करेंगे कि सिर्फ एक वर्ड अगर आपके माइंड में हो तो वो आपको डेफिनेशन का मतलब कम्प्लीटली याद हो जाए। जब भी कोई भी डेफिनेशन लिखनी हो, मैं इसीलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपने इसकी डेफिनेशन बनानी हो वो आप खुद बना सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए हम एक वर्ड याद रखेंगे, मोशन। मोशन का अभी बताया था आपको कि मोशन कहते हैं हरकत को। एनीथिंग डेट कैन चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द माहौल की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, हरकत की हालत में। फिर काइनेटिक एनर्जी में अभी डेफिनेशन बताई कि याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मूव करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जब कोई एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एक वर्ड आपने याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम याद रखेंगे पोजीशन। पोजीशन, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। अब इसकी मज़ीद टाइप्स होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद हमारे पास आती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़रमेंट कर सकें, पैमाइश कर सकें, नाप सकें, वो हमारे पास कहलाती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़।
एनीथिंग दैट कैन बी मेजर बाय एनी मेथड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज़ हमारे पास कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज़। याद रखें, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो भी हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी क्वांटिटी मौजूद हो उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स जितनी भी क्वांटिटीज़ आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे वो तमाम की तमाम कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फिर आती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ के नाम से भी आपने पढ़ रखा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं विच आर फिक्स, जो फिक्स होती हैं, जिनका नेम रख दिया गया है, जिसमें हम खुद से चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसका नेम रखा मार्कर, हमारे पास है वाइट बोर्ड। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास फिक्स होती हैं जिनमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, वो आपके पास कहलाती हैं क्वांटिटीज़ जो फिक्स होती हैं, वो हमारे पास कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है। और ये हमारे पास होती हैं 7। यकीनन याद होंगी, MCQs आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, तो यू शुड हैव टू नो दैट देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। उसके बाद बारी आती है ड्राइव क्वांटिटीज़। अब ये ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ से मिला के बनाते हैं। अब जितनी क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ से मिला के बना रहे होंगे, 2 बेस 3 या 4 बेस क्वांटिटीज़ को मिलाएं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है एक्सेलरेशन। यकीनन याद होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी को देखेंगे कि बेस क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटीज़ है। याद रखें, आपको मैंने अभी बताया कि जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ होती हैं 7 होती हैं। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ है, क्योंकि ये खुद बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉन एज वेलोसिटी। इसका मतलब है वेलोसिटी भी बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी थी। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं, आखिज़ की जाती हैं, निकाली जाती हैं, मालूम की जाती हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ के बाद हमें एक और कॉन्सेप्ट, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग ने यकीनन याद रखना है और कभी भी आपने इसको नहीं भूलना, हमेशा के लिए याद रखनी है कि आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 थिंग्स की ज़रूरत हो, 2 चीज़ों की ज़रूरत हो, जिसमें आपके पास एक आती है मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड यूनिट। जब भी ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको आप उनके मैग्नीट्यूड मींस मास एंड यूनिट और स्पेसिफिक उसके यूनिट की मदद से डिस्क्राइब कर सकें, वो हमारे पास कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप शॉप पे जाएं, शॉप पे कहें कि 5 kg शुगर दे दें, 5 kg शुगर। अब आपने सिर्फ इतना कह के आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी, आपको और मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जिसमें 5 आपको जो नज़र आ रहा है ये आपके पास है मैग्नीट्यूड, और kg जो नज़र आ रहा है वो आपके पास है यूनिट। इट मीन्स हमने उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से अपनी बात को कंप्लीट डिस्क्राइब कर दिया, हमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे पास कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। उसके बाद बारी आती है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, वो क्वांटिटीज़ हमारे पास कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब भी डिस्क्राइब करना होगा हमें बताना होगा कि मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, कितना है, यूनिट एंड डायरेक्शन। इन तमाम तीनों चीज़ों को मिला के हम डिस्क्राइब करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन इज़ नॉन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट को कोचिंग से या कॉलेज से घर तक जाना हो और कहा जाए कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है कोचिंग से लेके घर तक का। अब 1 किलोमीटर में हमारे पास जो 1 है वो इसका आ गया मैग्नीट्यूड, और जो किलोमीटर है ये इसका आ गया यूनिट। बट
मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से हमें ये वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमें इसके साथ साथ हमें डायरेक्शन का बताना लाजमी होगा कि किस डायरेक्शन में, लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ। हम जब तक अपनी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करेंगे तब तक वो हमारी बात कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट, उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, सिम्त की भी ज़रूरत हो, तो वो हमारे पास कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के भी तरीके हैं कि अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ आपने कहा कि ये हैं, तो आप रिप्रेजेंट करना भी बताना होगा कि वेक्टर को हम कहीं लिखा हुआ हो तो हम कैसे बताएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो उसके लिए भी हमारे पास मौजूद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ज़रिए हम बताएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे हम, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को, और उसके बाद ग्राफिकल मेथड में किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरीके से दिखाया जाता है, वो हमारे पास कहलाता है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में याद रखें, जब भी हमें बताना हो कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो दो तरीके इसमें अपनाए जाते हैं। सबसे पहले या तो हम कोई भी लेटर है उसको बोल्ड कर देंगे, बोल्ड किया हुआ होगा, हम समझ जाएंगे कि ये आपके पास जो क्वांटिटी है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि बोल्ड हुआ है। पहली निशानी मैंने आपको ये बताई कि याद रखनी है कि अगर किसी बहुत सारी क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक्सेलरेशन मौजूद है, डिस्टेंस कहीं पे मौजूद है, कहीं पर मास मौजूद है, इसी तरीके से वेलोसिटी मौजूद है। अब हमें कैसे पता चले कि इनमें से स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? तो पहले मैंने आपको तरीका बताया कि याद रखें कि वेक्टर क्वांटिटीज़, अगर हम देखेंगे क्वांटिटीज़ को कि जो बोल्ड हुई है, इट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एक दूसरा भी तरीका है, एनालिटिकल मेथड के अंदर ही हम पहचान जाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखें कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक और तरीका बताया गया है, जिसमें हमारे पास वेक्टर के ऊपर कोई भी अगर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर आपको एरो नज़र आएगा। जब भी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर आपको नज़र आ रहा हो कि वेक्टर का निशान मौजूद है या बोल्ड हुआ है, तो इसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे मास पता होना चाहिए आप लोगों को, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से डिस्टेंस पता होना चाहिए आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो ना ही मैंने उनको बोल्ड किया, ना ही उनके ऊपर एरो लगाया। तो याद रखें, अगर कोई भी क्वांटिटी बोल्ड हुई हो या एरो लगा हुआ हो तो हम ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को, और ये हमारे पास कहलाते हैं इसके रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका ग्राफिकल मेथड है। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखें, इसमें जब भी रिप्रेजेंट करना होगा हम एरो की मदद से किसी भी, अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई आपसे कहे कि 5 न्यूटन की फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताएं, अब डायरेक्शन वगैरह नहीं बताई, उसने सिंपल ये कहा कि आप वेक्टर के ज़रिए रिप्रेजेंट करके बताएं, तो आप इस तरीके से लेट करेंगे कि आपके पास स्केल की मदद से कि 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1 न्यूटन के। तो आप स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की एरो वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आपके पास कहलाएगा हेड। इसी तरीके से जो एंडिंग पॉइंट है वो आपके पास कहलाएगा टेल, और जो इसकी लेंथ है, जो ये कंप्लीट लेंथ है, ये आपको इसका बताएगा मैग्नीट्यूड। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के हमारे पास बनता है ग्राफिकल मेथड। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, और ये तमाम कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखने हैं। इंशाल्लाह इसके जो मज़ीद कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे मौजूद हैं, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।